गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 30 सितंबर 2020 और हम कर रहे हैं हमारा हिंदी का दोहरा पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1। और आज जो हम पाठ लेने वाले हैं बेटा वो हमारा पुस्तक का प्रथम पाठ है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है जिसमें पशुओं के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है तथा मनुष्य और पशुओं के प्रेम और उनके संबंधों के प्रति मुंशी प्रेमचंद ने अपने विचार रखे हैं। मुंशी प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनका जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और घर की आर्थिक तंगी तथा पिता की असामयिक मौत के कारण इनका जीवन अभावों में बीता। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु गांधी जी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वे पूरी तरह से लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। इन्होंने गांव और शहर में जिस परिवेश को देखा उसी का वर्णन अपनी रचनाओं में किया। इनकी रचनाओं के विषय किसानों और मजदूरों की शोचनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में नारी की दुर्दशा, स्वतंत्रता आंदोलन आदि से संबंधित है। इनकी भाषा सरल, सजीव तथा मुहावरेदार है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इनके प्रमुख रचनाएं मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास बेटा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। ये जो पाठ बेटा आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा, इस कथा के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के आपसी भावात्मक रिश्ते का जीवंत और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मनुष्यों तथा पशुओं दोनों को प्रिय है। इसको प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। लेखक ने दो बैलों की कथा के माध्यम से लोगों को तत्कालीन परिवेश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया था। यह कहानी परोक्ष रूप से आजादी की भावना से जुड़ी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया। बेटा हितोपदेश और पंचतंत्र के लेखक श्री विष्णु शर्मा थे, है ना। ये आपके इंग्लिश में एक टाइप ऑफ स्टोरीज है बेटा, फेबल्स, जिसमें कहानी में नैतिक शिक्षाएं दी जाती हैं और पशुओं को सजीवों की तरह, मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। बोलना, चलना, सपने देखना, मतलब पशुओं के पंचतंत्र जो कहानी है बेटा उसमें विष्णु शर्मा ने पशुओं के माध्यम से हमें नीतिगत उपदेश दिए कि उनकी सारी कहानियां पशुओं पर आधारित थी। पशुओं ही मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं, उनमें वो सारे गुण बताए गए हैं जो पशुओं में होते हैं, मनुष्यों में होते हैं, और उसी का उन्होंने हमें संदेश देने में उपयोग किया है कि यदि उन्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए तो हम तो मनुष्य हैं, हमें भी ऐसे व्यवहार शोभा नहीं देते। इस कहानी को शुरू करने से पूर्व हम इसके कुछ मुख्य पात्रों का परिचय इस रेखा चित्र द्वारा प्राप्त करें। इन पात्र परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे इस कहानी के दो मुख्य पात्रों हीरा और मोती का परिचय। हीरा और मोती दो बैल हैं बेटा इस कहानी में जो पछाई जाती है। बैलों की एक जाति है पछाई जाति। सबसे पहले देखो बेटा हीरा।
हीरा पछाई जाति का सुंदर, सुडौल, मेहनती, सहनशील, धैर्यवान, सच्चा मित्र और नैतिक मूल्यों को मानने वाला बैल। वही मोती भी बेटा पछाई जाति का ही बैल है। सुंदर, सुडौल, काम में होशियार, शक्तिशाली, अत्याचार के प्रति विद्रोही, परोपकारी, दयालु, करुणायुक्त, त्यागी और सच्चा मित्र। इन दोनों में अंतर यह है बेटा हीरा और मोती में कि मोती जहां हर चीज को बहुत सहनशीलता से सहन कर लेता है, वही मोती थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का है, वह प्रतिकार करना भी जानता है। एक है बेटा इसमें शुरू वाले पैराग्राफ में हम गधे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गधा एक जानवर है जिसे बुद्धिहीन जानवरों की श्रेणी में रखा जाता है। यह सुख दुख, लाभ हानि सब में एक समान होता है। इसे मूर्खों की श्रेणी में रखा जाता है और इसे अत्यधिक सहनशील प्राणी माना जाता है और इसी अत्यधिक सहनशीलता के कारण इस पर होने वाले अत्याचारों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसा इस पाठ में हमें बताया गया है। फिर हम मुख्य पात्रों में आए बेटा तो जूरी, जो हम हीरा और मोती बैल की बात कर रहे हैं, उन बैलों का स्वामी जूरी अत्यंत परिश्रमी किसान, जानवरों से प्रेम करने वाला, बैलों के प्रति आत्मीयता, दयालुता का भाव रखने वाला और परोपकारी। ठीक है। उसके बाद आएगा एक दड़ियल कसाई बेटा, है ना। दड़ियल कसाई अर्थात क्रूर और कठोर स्वभाव का व्यक्ति, जो बैलों को मारकर उसके सारे जो स्किन है, हड्डियां है, मांस है, सबको बेचने का कार्य करेगा। जिसने बैलों को नीलामी में खरीदा था और बैलों को जूरी के पास भागकर जाने पर वो अत्यंत झुंझलाया था। उसने पुनः पाने की कोशिश की थी, लेकिन बैलों ने प्रतिकार कर दिया था कि तुम हमारे स्वामी नहीं। उसके बाद आएगा बेटा एक और मुख्य पात्र जूरी का साला गया, जो अत्यंत ही स्वार्थी, अत्याचारी, क्रोधी और पशुओं के प्रति अत्यंत असहिष्णु व्यक्ति की पशुओं की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझता। उसके बाद भैरों की लड़की एक इस कहानी में आएगी बेटा। भैरों की लड़की जूरी के साले गया के घर पर भैरव नाम का एक व्यक्ति था, उसकी ये बेटी थी जिसकी सौतेली मां मर चुकी है और उसी कारण से वह उन पशुओं का भी दर्द, उन बैलों का दर्द समझती है। वह अत्यंत दयालु, परोपकारी, शांत, गंभीर मुद्रा वाली और सौतेली मां की प्रताड़ना सहने के कारण बैलों के प्रति आत्मीय भाव रखने वाली लड़की। उसके बाद है बेटा जूरी की पत्नी अत्यंत गुस्सेल, स्वार्थी औरत, जानवरों के प्रति अपने भाई की तरह ही असहिष्णु, कि उसके भाई गया को भी जानवरों से कोई विशेष लगाव नहीं था, इसे भी नहीं था। इन दोनों का मानना था कि जानवर सिर्फ हमारा कार्य करने के लिए होते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा इस कहानी के पात्रों का परिचय था। अब हम कहानी की ओर चलते हैं। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा के मुख्य पात्र हीरा और मोती नामक दो बैल हैं। ये बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं, जो दयालु, परोपकारी तथा मेहनती होते हुए भी अत्याचार सहन करते। गया व बैल का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले बेटा, सबसे बुद्धिहीन जानवर गधा सुख दुख, हानि लाभ यानी सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है। लेखक ने उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा है तथा गधे से कुछ कम सीधा प्राणी बैल बताया है। कभी कभी अड़ जाने के कारण उनका स्थान गधे से कुछ निम्न है कि वो अड़ जाते हैं, वो नहीं करेंगे काम तो नहीं करेंगे। हीरा मोती की मित्रता। जूरी कांची के पास बैलों की एक जोड़ी थी। दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और मेहनती बैल थे। साथ साथ रहते हुए उनको अपने मालिक से प्रेम हो गया था तथा आपस में गहरी मित्रता भी हो गई थी। वे आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात को समझ जाते थे। हीरा सहनशील तथा धैर्यवान था। मोती जल्दी आवेश में आ जाता था। किसी कारणवश जूरी ने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उनके मालिक ने उनको बेच दिया है
जूरी का साला गया उन्हें आगे धकेलता तो वो पीछे की तरफ जाने को जोर लगाते। संध्या के समय वे साले के घर पहुंच गए, परंतु उन्हें वहां का बेगानापन सताने लगा और उन्होंने उस रात चारे में मुंह तक नहीं डाला। मालिक के प्रति स्नेह। चारा न खाया और रात ही रात उन दोनों बैलों ने आपस में तय कर लिया कि वे यहां से भाग जाएं। वे भागे तो सही ले और सीधा मालिक के घर जाकर ही रुके, जूरी के घर। कि पहली रात जब वो भागे तो वो सीधा जाकर अपने मालिक जूरी के घर रुके। जूरी ने प्यार किया, लेकिन मालकिन ने भाई के घर से भाग आने के कारण उन दोनों बैलों को नमक हराम तक कह डाला और अपने नौकर को आदेश दिया कि इन्हें खाने के लिए सिर्फ सूखा चारा डाला जाए, खली और कुछ हरा चारा कुछ भी इन्हें खाने के लिए नहीं दिया जाए। जूरी ने नौकर को कहा कि वो डाल दे, लेकिन नौकर ने मालकिन के डर से ऐसा करने से मना कर दिया। हीरा मोती को अगले दिन वापस जूरी के ससुराल गया के पास भेज दिया जाता है। गया का उन दोनों के प्रति अत्यंत गुस्सा होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो एक रात में ही वहां से भाग गए थे। दोनों बैलों का भी इस तरह का अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। जूरी के साले ने गुस्से में आकर उन दोनों बैलों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और उन पर खूब डंडे बरसाए। अगले दिन उन्हें हल में जोतने लगा, लेकिन वे हल में जुतने के लिए तैयार नहीं हुए। गुस्से में आकर हीरा ने उन्हें और पीटा। वे दोनों भाग खड़े हुए, पर गले में मोटी रस्सी होने के कारण वे जल्दी ही पकड़ लिए गए। सूखा चारा मिलने पर उन्होंने उसमें मुंह तक नहीं डाला और चुपचाप बैठे रहे। शाम के समय बैरों की लड़की हाथ में 2 रोटियां लेकर आती है और एक एक रोटी दोनों बैलों को खिलाती है। उनका ये उस छोटी सी लड़की का अपने प्रति प्रेम देखकर दोनों बैल उस एक एक रोटी से ही संतुष्ट हो जाते हैं और उनके मन में भी लड़की के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सौतेली मां से पीड़ित इस बच्ची को देख मोती का दिल दुखी हो जाता है और वह भैरों की जो पत्नी होती है लड़की की, सौतेली मां, उसे उठाकर पटक देने की बात सोचता है। लेकिन हीरा उसे कहता है कि औरत जात पर सींग चलाना उचित नहीं है और यह नीतिगत रूप से भी अनुचित बात है। ऐसा समझाने पर वो रुक जाता है। रात को रस्सी चबाकर वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी भैरों की लड़की वहां आती है और उनकी रस्सी खोल देती है। दोनों के न भागने पर कि लड़की को डांट पड़ेगी, लड़की जोर जोर से शोर मचाती है और परिस्थिति के कारण उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। वो इतना तेज भागते हैं और कि लड़की खुद खोलने के बाद शोर मचाती है, देखो देखो बैल भाग रहे हैं, बैल भाग रहे हैं। और बैल भागते हैं बिना कुछ सोचे कि क्या हो रहा है। ये उन्हें परिस्थिति समझ में नहीं आती और वो भागने लगते हैं और इस आपाधापी में वो इतना तेज भागते हैं कि वो भागते भागते दोनों रास्ता भटक जाते हैं। घाव पार करते ही वह किसी और के खेत में घुस जाते हैं और वहां पर खूब सारे मटर खा जाते हैं। फिर मिलकर मस्ती करते हैं, झूमने लगते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की और शैतानियां करते हैं। अचानक सामने उनके एक बड़ा सांड आ जाता है। वे उसे आया देखकर पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन मन ही मन और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर उस सांड से भिड़ जाने की योजना बनाते हैं। फिर मिलकर उस पर आगे और पीछे से वार करते हैं। एक सिर से भिड़ता है तो दूसरा पेट में सींग घुसाता है। सांड को 2 तरफा लड़ाई का अभ्यास नहीं होता है, इसलिए वह भाग खड़ा होता है। सांड को हराने के मद में चूर दोनों फिर मटर के खेत में जा घुसते हैं, लेकिन तभी वहां उस खेत का मालिक आ जाता है। हीरा भाग जाता है, लेकिन मोती फंस जाता है और मोती को फंसा हुआ देखकर हीरा पुनः लौट आता है। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है।
कांजी हाउस एक तरह से जानवरों की जेल बेटा, जहां पर दोषी जानवरों को कैद रखा जाता है और मालिक से जुर्माना लेकर ही उन जानवरों को वहां से छोड़ा जाता है। दोषी किस तरह बेटा कि जैसे ये अभी किसी और के खेत में घुसकर मटर खा रहे थे तो वो इनका दोष था। तो इस तरह के जानवरों को कांजी हाउस में बंद रखा जाता है। कांजी हाउस में अनेक जानवर मुर्दों की तरह भूखे प्यासे पड़े थे। रात्रि को हीरा ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। तभी उसे एहसास हुआ कि दीवार कच्ची है और थोड़ी ही मेहनत में इसे तोड़ा जा सकता है। इसीलिए हीरा ने सींग मारे। चौकीदार ने हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया कि ये तो भाग सकता है, इसीलिए उसने मोटी रस्सी से हीरा को बांध दिया। मोती ने समझाया कि इस तरह से करने पर उन्हें बहुत मार पड़ेगी, लेकिन हीरा का कहना था कि हमारे मार खाने से यदि हमारे बहुत से साथी जो यहाँ बंद हैं वो बच तो जाएंगे। मोती और हीरा ने मिलकर कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी। वही बंदे सभी जानवरों ने फुर्ती दिखाई और भाग खड़े हुए। हीरा ने मोती से कहा कि तुम भाग जाओ, क्योंकि हीरा बंधा हुआ था बेटा मोटी रस्सी से। तो उसने मोती से कहा तुम भाग जाओ, नहीं तो मार पड़ेगी। पर मोती हीरा को छोड़कर नहीं जाता है। उसने दोस्ती की खातिर वही रहना बेहतर समझा। सुबह कांजी हाउस में खलबली मच गई। दोनों की खूब पिटाई हुई और उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। हीरा और मोती लगभग सप्ताह भर कांजी हाउस में बंद रहे। उन्हें उस हफ्ते कुछ भी खाने को नहीं मिलता। इस कारण से वो दोनों बहुत कमजोर हो गए। उनकी ठटरियां निकल आई, उनकी पसलियां तक नजर आने लगी थी और यहाँ से उनके भी मांस और ये लटकने लगा था। दिन में कोई एक बार आकर उन्हें पानी मिला जाता ताकि वो मरे ना। खाने को कुछ नहीं है, लेकिन पानी जरूरी है जिससे वो जीवित रहे, तो एक बार उन्हें सिर्फ पानी दिया जाता। एक दिन वो दोनों एक दड़ियल कसाई के हाथों बेच दिए। रास्ते में वो कसाई उन्हें जब लेकर जा रहा था तो रास्ते में उन्हें गाय बैल का झुंड प्रसन्नता से झूमता हुआ मिला। वे सोचने लगे कि अपने दो साथियों को कसाई के हाथों में देखकर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कितने स्वार्थी हैं। लेकिन वो क्या कर सकते बेटा, वो कसाई से इनको छुड़ाकर तो नहीं ले जा सकते। दड़ियल के साथ जाते समय हीरा मोती को रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वे तेजी से भागने लगते हैं और अपने असली मालिक जूरी की कर अपने स्थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं। जूरी उन्हें प्यार से गले लगाता है। वे भी जूरी का हाथ चाटने लगते हैं। पीछे से आकर दड़ियल बैलों की रस्सियां पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने इन्हें कांजी हाउस से खरीदा है। पर मोती ऐसा सींग चलाता है कि दड़ियल वहां से सिर पर पैर रखकर भाग जाता है। जूरी ने प्यार से दोनों बैलों की नादों में खली, चोकर, दाना और भूसा भरा। फिर प्रसन्नता और इत्मीनान से वे दोनों बैल चारा खाने लगे। गांव भर में दोनों बैलों की खूब प्रशंसा हुई कि देखो मालिक से कितना प्यार करते हैं कि लौटकर वापस मालिक के पास आ गए। और मालकिन भी इतने दिनों से उन बैलों की याद में जो उदास थी, आकर खुशी से उन दोनों बैलों के माथे को चूम लेती है। उसे भी एहसास होता है कि जानवर जो इतने समय से हमारे साथ रहते हैं हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। ये बेटा इस कहानी का सार था। इस कहानी में वही हमें कि स्वतंत्रता का महत्व समझाया गया है और ये कहा गया है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसी भी चीज को पाने के लिए हमें प्रयासरत तो रहना पड़ेगा। और जानवरों और मनुष्यों के प्रेम को हमें इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छे से समझाया। ये बेटा इस पाठ का सार है। इस पाठ को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए।